हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण शासक एवं मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर के समय भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक संगठन आदि स्तरों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत की स्थिति थी। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मोहम्मद बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सैन्य संगठन स्तर पर भारत कैसी भूमिका में था और भारत का समग्रता से मूल्यांकन भी हम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारत में समाज मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान दो भागों में विभाजित था। हिंदू समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था पूर्णतः प्रचलित थी। हिंदू समाज कई जातियों, उपजातियों की श्रेणियों में विभाजित था। व्यवसाय के आधार पर जातिगत व्यवस्था बन चुकी थी। इस्लाम धर्म के आगमन के बाद हिंदुत्व की रक्षा के लिए सामाजिक नियम और नियंत्रणों और कठोर बना दिया गया। छुआछूत की भावना भी बहुत हद तक बड़े स्तर पर विद्यमान थी। समाज में ब्राह्मण वर्ग सर्वश्रेष्ठ था, उसका बोलबाला था। धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान का कार्य ब्राह्मण के नेतृत्व में या उसके दिशा निर्देशों पर ही होता था। हिंदू राजपूत राज्यों में क्षत्रियों का बहुत अधिक सम्मान था और उनके ऊपर भार था राज्य का नेतृत्व करना और राज्य की रक्षा करना। अपने वैभव के कारण वैश्य वर्ग भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था और मंदिरों से लेकर व्यावसायिक गतिविधियों में उनकी भूमिका बहुत अधिक थी। स्त्रियों को समाज में आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उन पर विभिन्न प्रकार के बंधन थे। घर की चार दीवारी तक ही उनका कार्यक्षेत्र सीमित था। एक तरीके से पशु के समान उनका जीवन एक खूंटे से बांधा हुआ था, जिसमें विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं थी। बहुपत्नी प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो और बाल विवाह प्रथा हो, इनको इस्लाम के आगमन के बाद बड़े स्तर पर महिलाओं के ऊपर थोपा गया और महिलाओं की स्थिति बहुत ही नकारात्मक थी। शूद्रों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। समाज में अन्य विश्वास, रूढ़िवादिता, आडंबर आदि बुराइयां व्याप्त थी। एस.एल. नागौरी और प्रणब देव का अभिमत है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत में दो वर्ग थे, हिंदू और मुसलमान। सदियों से साथ रहने एवं भक्ति आंदोलन व सूफी मत के परिणाम स्वरूप दोनों परस्पर निकट आ गए थे। बोलचाल का माध्यम उर्दू भाषा तथा हिंदी भाषा थी। भक्ति आंदोलन से प्रांतीय भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ। बाबर के आक्रमण के समय की धार्मिक स्थिति। धर्मशास्त्रों का अध्ययन केवल ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में हिंदू धर्म व समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए रामानंद, कबीर, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, तुकाराम जैसे भक्ति संतों ने बहुत प्रयास किया। इन्होंने एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति पर बल दिया और भक्ति को ही मुक्ति या मोक्ष का साधन माना। जाति प्रथा, अंधविश्वास और मिथ्या आडंबरों का इन्होंने पूर्णतः खंडन किया। इस समय देश में हिंदू मुसलमान समन्वय के भी प्रयास हुए। इनमें भक्ति आंदोलन और सूफी मत के संतों ने बहुत गहराई से और बहुत अधिक योगदान दिया, जिसके कारण हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारे की भावना या भ्रातृत्व की भावना पैदा हुई। सामाजिक एकता को प्रोत्साहन मिला। तत्कालीन साहित्य से लेकर स्थापत्य कला, संस्कृति, धार्मिक व सामाजिक जीवन में भी बहुत अधिक उन्नति हुई और धार्मिक सहिष्णुता की भावना विशेष वृद्धि हुई। बाबर के आक्रमण के समय देश में वैष्णव, जैन और शाक्त जैसे कई संप्रदाय और मतांतर भी प्रचलित थे। मंदिरों में धर्म के नाम पर दुराचरण होता था। तंत्र मंत्र अनुष्ठान, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि कई बातों में विश्वास किया जाता था। बहुदेववाद का प्रचलन था। पशु बलि दी जाती थी। धर्म को बहुत ही संकीर्ण बना दिया गया था, जो विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक कुल प्रथाओं से भी भरा हुआ था। बाबर के आक्रमण के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस विषय पर परिचर्चा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से समाज में
प्रथम, मध्यम व निम्न वर्ग आते थे। प्रथम वर्ग बहुत अधिक संपन्न था, समृद्ध था, उसमें बड़े बड़े शासक, उच्च द्रष्टव्य श्रीवास्तव, कन्हैयालाल, झारखंड चौबे, मध्ययुगीन कोटि के सामंत और पदाधिकारी और धनवान लोग सम्मिलित थे। प्रथम वर्ग बहुत अधिक विलास प्रिय, शानो शौकत से ऐशो आराम से जीवन जीता था। मध्यम वर्ग में छोटे मोटे अमीर, सामंत, व्यापारी आदि सम्मिलित थे। निम्न वर्ग में सैनिक, शिल्पी, श्रमिक, कृषक वर्ग थे जो सादा जीवन और बहुत ही कठिनाइयों के साथ आर्थिक जीवन का गुजारा करते थे। साधारण तौर पर देश को आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न माना जा सकता था। खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी। आवश्यकता की सभी वस्तुएं देश में सुलभ थी या देश में उत्पन्न होती थी। अतिवृष्टि व अनावृष्टि से अकाल जरूर पड़ते थे, लेकिन राजा की तरफ से या राज दरबार की तरफ से सहायता मिलती थी। ग्रामीण जीवन सरल और सुखी था। किसानों की दशा तुलनात्मक रूप से ठीक थी। उन्हें अपनी उपज का लगभग 1/8 भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। आंतरिक व विदेशी व्यापार उन्नत दशा में था। ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तिब्बत आदि देशों से स्थल मार्ग के द्वारा और अरब मलाया जैसे देशों से समुद्री व्यापार होता था। लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक सुखी भी थे, संपन्न भी थे। नागौरी और प्रणबदेव का अभिमत है कि अच्छी वर्षा के कारण पर्याप्त मात्रा में अन्न होता था, विभिन्न प्रकार की फसलें होती थी और उन फसलों से विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न उत्पाद से लेकर कारखाने उत्पादों का निर्माण होता था। एक बतौली एक प्रकार का सिक्का था तत्कालीन समय में, जिससे दिल्ली से आगरा तक जा सकता था। उद्योग धंधे तथा व्यापार भी बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थे। कुशल कारीगर पर्याप्त मात्रा में थे। सामान्यतः जनता का जीवन सुखी था। बाबर भी भारत की अतुल धनराशि से लालायित होकर भारत की ओर उन्मुख हो चुका था। भारत का सैनिक संगठन बाबर के समय पुराने ढंग का था। भारतीय सैनिक वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे और उन पर युद्ध का सामना पुराना था। आधुनिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भारतीय युद्ध में नहीं था। छल कपट और चालाकी को भारतीय सैनिक लगभग जानते ही नहीं थे और राजपूतों की हार का निरंतर सबसे बड़ा कारण यह था कि सैन्य स्तर से लेकर शीर्ष लेवल के सेनापति तक कूटनीति का लगभग पूर्णतः अभाव था। यूरोप में सैनिक तोप और बारूद का प्रयोग करने लगे थे। यूरोपीय युद्ध पद्धति को मुसलमानों ने भी मध्य एशिया में अंगीकृत कर लिया था और भारत की नाजुक परिस्थिति का लाभ उठाकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से ठीक ठाक उन्नत अवस्था थी, किंतु राजनीतिक रूप से भारत की परिस्थितियां अत्यधिक नाजुक थी और जो आमंत्रित करती थी किसी भी विदेशी या संगठित या प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाले शासकों की वे भारत पर आए और आक्रमण करे और बिखरी हुई राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर अपने शासन का इस्तेमाल करे। बाबर ने इस अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया और भारत पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी डाली। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक स्थिति काफी कमजोर थी। आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न था और राजनीतिक दृष्टि से तो भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था और ये बिखराव बाबर जैसे आक्रमणकारी को आमंत्रित करता था कि वे भारत पर आकर शासन करे। थैंक यू सो मच।